गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएलजी लाइब्रेरियन क्लासेस पे। बेटा हम लोग जो पढ़ा था, फर्स्ट हमने केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन तक मैंने बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन था और रेट कांस्टेंट था। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, उसको कौन कौन सी चीज अफेक्टेड करती है। भाई रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किसको डिनोट कर रहे थे, स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखना बेटा, सुन, हमने कोई भी एक सिंपल रिएक्शन लिखी, उस रिएक्शन के अंदर हम लोग यही तो लिख रहे थे कि आर, जैसे मान लो ए कन्वर्ट हो रहा है आपके किसी प्रोडक्ट में, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी ए अपॉन डी टी। तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन, देखो बड़ा, ये मैं जितनी बात करूंगा सिंपल रिएक्शन की बात करता हूँ। मेरे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो सिंपल रिएक्शन होती है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है तो सिंपल रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना भी बताऊंगा ये मैं सिंपल रिएक्शन के लिए बताऊंगा। क्यों, कंपाउंड रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो आपके पास ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर आर है, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, यहाँ इस कांस्टेंट को हटाता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाता हूं, तो कांस्टेंट मेरे पास आता है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ लिखूंगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर, ये ब्रैकेट आपको पता है कंसंट्रेशन है, तो मैं यहाँ पर इसमें कोई भी आपकी कंसंट्रेशन को मैं लिख सकता हूं, दैट्स कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है तो कंसंट्रेशन यदि बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगी। ठीक बात, ये हमें पहले यहां से समझ में आता है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं, अब देखना बेटा थोड़ा सा समझना, यहाँ पर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बेटा कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, एक ये है मेरे पास, एक मेरे पास ये है। सॉरी, ये ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड हमारे पास में ऐसे बॉन्ड है। अब आप मुझे ऐसे बताएं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर आपके पास में 4 सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर आपके पास सिंगल 1 एक सिंगल बॉन्ड है। मुझे ऐसे बताओ, इस बॉन्ड को टूटने में या ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा, इसको लगेगा। बड़ा ये जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ एक बॉन्ड ही या फिर डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में ज्यादा लगेगी। तो ऐसी रिएक्शन जो मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यदि आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं इसको लिख सकता हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ही कम, बड़ा इनवर्सली आएगा साइन हमारे पास में। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है तो रिएक्शन कम होंगी, और बॉन्ड कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी, ये हमें पता लगता है। अच्छा, उसके बाद हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। बोले सर आप एग्जांपल बताएं। देखो बेटा हमें पता है, आप जब भी किसी भी चीज का पाउडर फॉर्म में आप किसी भी चीज की रिएक्शन कराओ आप, है ना, वो सॉलिड की फॉर्म में आपके पास में ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक बात, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। तो हमारे पास एक 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और जबकि जो नेगेटिव कैटलिस्ट हमारे पास में होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बेटा ये शॉर्ट में है, और हालांकि कुछ आपके है कुछ नहीं भी है आपके सिलेबस में, बट हमें नॉलेज के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत ये भी देखना है, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चल रहा है। वहीं बेटा मैं बात करूं आगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के बारे में आपको दो चीज पता है। क्या पता है? टेम्परेचर में यदि इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपकी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने के बाद उन्हें क्या, काइनेटिक एनर्जी
बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज होगी टेम्परेचर। बट ये सिंपल रिएक्शन के लिए था। बाकी मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैं बात करूं आपसे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑल ओवर आप सिर्फ इतना सा याद रखें कि ऑल ओवर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लास्ट में जा करके और रेट ऑफ जो आपके पास रिएक्शन है वो बेटा कम हो जाती है। हाँ, ये आपको याद रखना है। कैसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी बात अभी हम लोग करें। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर तो ये जो सिंपल वाली रिएक्शन है वो सिंगल एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगी, एक स्टेप ही होगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होती है बेटा, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं आपके पास में। तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है कि मान लो कोई कोएफिशिएंट नेगेटिव में आ गया, कोई भी रिएक्शन चल रही है उसमें नेगेटिव कोई भी पार्ट आ गई, तो पावर में जो भी नेगेटिव जाए, कंसंट्रेशन नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आने का मतलब होता है कि माइनस को आप किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर माइनस ही आएगा, माइनस को छोड़ करके तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। इसका मतलब जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया वो आपके पास में कमी में आपको दिखेगा। तो बेटा ये था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आर को कौन कौन से छेड़छाड़ कर रहे थे आर से वो आपको पता चल गया कि भाई इन लोगों ने आर के साथ में थोड़ी सी बदतमीजी की है, आर के साथ में इन्होंने क्या क्या किया ये आपको सब पता चल चुका है। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारे पास में वो हम लोग बात करने वाले हैं रेट ऑफ कांस्टेंट। और बेटा रेट ऑफ कांस्टेंट की जहां भी बात आती है तो एक छोटा सा मैं बता देता हूं, वहां आती है ऑर्नियस इक्वेशन। जो ऑर्नियस इक्वेशन होती है बेटा वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसका डेरिवेशन भी होता है, वो पूरा हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वहां से लॉग के क्वेश्चंस आते हैं जो कि अच्छा लॉग की बात आती है तो बेटा लॉग ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आता कि लॉग कैसे क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं। कुछ ने तो नाम ही सुना होगा कि भाई लॉग कैसे होता है ना, तो वो और हम लोग बात करने वाले हैं। एक धांसू ट्रिक बताऊंगा लॉग की, तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे तुरंत है ना, लॉग की वैल्यू तक याद नहीं रहती, लेकिन मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप लॉग की वैल्यू भी याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट। बेटा रेट कांस्टेंट को बेटा कौन कौन अफेक्टेड करता है, तो कंसंट्रेशन तो करेगी कि बहुत अलग बात है, नहीं करेगी वैसे तो। और यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ जो रेट कांस्टेंट है, देखो बेटा रेट कांस्टेंट ऑलवेज और ऑलवेज जो होता है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, increase in temperature always result in the increase in the value of rate constant। मतलब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज या चेंज होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे इसकी यूनिट हमेशा मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो फिक्स आएगी। ठीक है, अब वो चीज एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बेटा यहाँ पर जो हीट है, और मैं बात करूं आपसे यहीं पे मैं बात करूं तो आप देखना मेरी बात, एनर्जी जो है एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी जबकि यहाँ पर एनर्जी गेन होती है बेटा। तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिलीज द एनर्जी इन द रिएक्शन दैट्स इक्वल टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी, तो रिएक्शन हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों केस में भी यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज आई। ये पूरा पूरा टॉपिक हमारे पास वापस से आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके अच्छे से, लेकिन यहाँ पर जब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की हमें बात करनी थी इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब सुनना, द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ऑर्नियस इक्वेशन। बेटा सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है आपके पास या तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद में आपके पास आता है ऑर्नियस इक्वेशन। देखना बेटा ऑर्नियस इक्वेशन दैट्स मतलब क्या होता है, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ए बाई आर टी। बेटा ये e की पावर है वो भी माइनस में है। ठीक है, अच्छा k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ए बाई आर टी। बेटा k क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है सर। a क्या है बेटा, अब देखो a के बहुत सारे नाम है और बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, और अलग अलग फैक्टर से पूछा जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं, प्री एक्सपेंशन फैक्टर हम लोग इसको बोल सकते हैं, ऑर्नियस फैक्टर हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीन नाम आपको याद रखना है। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से पूछा जाता है। इक्वल्स टू माइनस ए बाई जो आर टी है उसको बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर, है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बात करेंगे बट ना नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसकी। अब देखना बेटा यहाँ पर जो ये है, ये को मैंने बोला है एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? दैट्स अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आर आपको पता है गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, टी यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, ये है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी बातें इसकी करनी है, बट हम लोग वो बाद में करेंगे। देखो बेटा, इसके बाद जो हमारे पास में है वो है मॉलिक्यूलरिटी, और हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है हमसे 3 या 5 नंबर में जो पूछा जाता है वो है ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है आपके पास। ठीक, यहीं से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो नीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है, और आप कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, बट हम लोग उनको आगे और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी सीखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर है बेटा मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब मैंने वहां लिखा है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इन्वॉल्व्स इन द रिएक्टेंट, मतलब जितने भी रिएक्टेंट है उनके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर आपके पास में कितने मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पर आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स। सर एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये। बेटा आधे लोग क्या करेंगे, सर ये रहा, ये रहा, ये रहा। नहीं बेटा, मॉलिक्यूल का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। ये पूरा ग्रुप है एटम्स का, एक पूरा मॉलिक्यूल है बेटा ये। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है। लेकिन यहाँ पर हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो नंबर किसके चाहिए बेटा, रिएक्टेंट के चाहिए हमें, रिएक्टेंट्स के चाहिए। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फिर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। बेटा ये किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन in this type of reaction in one step, complete in one step। बेटा ऐसी जो रिएक्शन है, एलिमेंट्री जो रिएक्शन है, वो सिंगल 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर थर्ड सेकंड पॉइंट हमारे पास, इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल मैंने देखा हमने कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो सर इसकी है ना मॉलिक्यूलरिटी 2 है। थ्योरेटिकल देख के हमने बता दिया है। ठीक है, अच्छा आगे, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल। आपने अभी तक देखा कि कहीं पर मॉलिक्यूल जीरो है, रिएक्शन हो गई, कभी नहीं होता बेटा। यदि किसी रिएक्शन में एक सिंगल 1 मॉलिक्यूल होना जरूरी है, तो नंबर 1 होना जरूरी है ना, तभी वो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं हो सकता। और फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मतलब बेटा डिवाइड में, तो बेटा ये इसको हम लोग पार्शियली होगी, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी, ये तो रिएक्शन नहीं होगी ऐसे। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम जो मोलरिटी होती है किसी भी रिएक्शन में, वो हमारे पास में 3 होती है। 3 कैसे होती है, देखो हम बात करते हैं 3 कैसे। जैसे ये पेन है, ठीक है, मार्कर हमारे पास में, इधर से एक मॉलिक्यूल इधर से आया, एक मॉलिक्यूल इधर से आया, और एक मॉलिक्यूल इधर से आया। ठीक है, तो एक साथ आकर के मैक्सिमम इन्होंने तीनों ने इसको ऐसे बना लिया बीच में से। ठीक है, ऐसे ये पूरा कोइल कर लिया, इधर से भी कर लिया। ठीक है, अब मुझे इससे बताओ, आने वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो कोलाइड कर सकेंगे क्या, क्या कोलिजन होगा उनमें? क्योंकि कोलाइजन ही नहीं होगा, तो कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कोलिजन जितना फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंगल टाइम में 3 मॉलिक्यूल्स ही कोलिजन होते हैं, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होगी। जैसे Br2 मैंने यहाँ पर लिया, इसका मॉलिक्यूल कितना है, 1 है, एटम 2 है, लेकिन मॉलिक्यूल 1 है आपके पास में, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास में है 1, और इसके पास में है मेरे पास में 2। ठीक बात, ये हमें याद रखना सबसे पहले। अच्छा बेटा, कभी भी आपसे मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाए तो आपको ये सब बताना है उनको। ठीक है, ये 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नंबर का नंबर, या 2 या 3 नंबर में हमसे पूछा जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, अब देखो जस्ट रिवर्स चलते हैं बेटा। मॉलिक्यूलरिटी हमने पढ़ा, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था, अभी रेट लो हमने पढ़ा था। देखना, इट्स इक्वल टू सम ऑफ पावर रेज्ड ओवर रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ के अंदर बेटा हमने पढ़ा था, ये रहा रेट लॉ, XA प्लस YB कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है। तो मैंने कहा था रेट लॉ में कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो पावर होती है, एडिशन ऑफ पावर जो होती है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये हमें पता चल गया था। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल, क्यों बेटा, अच्छा कभी भी क्वेश्चन में आपके पास में लिखा हुआ आ जाए, ऑप्शनल में बात कर रहा हूं, कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 3 है, 4, सॉरी
किसी भी रिएक्शन की आपके पास में भाई मॉलिक्यूलरिटी चल जाएगी, किसी भी रिएक्शन के अंदर आपके पास में ऑर्डर 2 है, 3 है, 4 है और इट्स नॉट प्रूव्ड, है ना। तो हम लोग आंसर टिक करेंगे इट्स नॉट प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल नहीं है जो उसने लिख दी है वहां पे। तो हमें ये याद रखना है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, तीनों हो सकती है बेटा। जबकि हमारे पास में हम लोग बात करें मॉलिक्यूलरिटी जीरो और फ्रैक्शनल कभी भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब किसी 1-2 नंबर होगा लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होगा कभी भी। अच्छा, जैसे एक छोटी चीज समझाना चाह रहा हूं, रेट इज इंडिपेंडेंट टू द रेट कांस्टेंट, मतलब ये आपकी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे फ्री रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे किसका, के ए की पावर 0। बेटा ए की पावर 0 हो गई, इसका मतलब ये 1 हो गया, तो R इक्वल्स टू के हमारे पास आ गया। तो बेटा क्या ये डिपेंड कर रही है क्या, जो रेट है वो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है क्या 0 के लिए? नहीं कर रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, बेटा बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने बताया सर 0 होती है, फ्रैक्शनल होती है, नेगेटिव होती है, सब होती है वो, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक अच्छा सा पॉइंट लिखा है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। बेटा जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है, जो रेट जो होती है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्ट बराबर इक्वल होती है, ठीक है। जैसे 2a कन्वर्ट हो रहा है p में, तो बेटा इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 2, और मैंने कहा था एडिशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन दैट्स इक्वल टू रिएक्टेंट। तो ये 2 है हमारे पास में रिएक्टेंट। इसकी मैं बात करूं तो आप देखना रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस ये ऊपर चले जाएगा आपके पास में, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, ये b है, b का स्क्वायर, दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में r इक्वल्स टू जो आपके पास में ऑर्डर जो आएगा, ऑर्डर हमने लिखा था 3 + 2 = 5, तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 5, जबकि हमारे पास में यहाँ पर कितना है 2। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर है बेटा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से यदि आपको दोनों में डिफरेंशिएशन करके पूछा जाएगा तो 5 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब ये आप इनकी अच्छे से बेटा ये बहुत अच्छे से याद करना है ना, ऐसे बिल्कुल तुरंत याद होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत, ठीक है। इसके बाद में बेटा हमारे पास में सूडो ऑर्डर रिएक्शन है और इसी को हम लोग सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। बेटा सूडो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आभासी, मतलब झूठा है, जो भी दिखेगा सब झूठ है, ठीक है। अब देखो क्या लिखता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट इक्वल टू ईच अदर। बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन जो भी होती है वन स्टेप के, उनमें ये मैक्सिमम किस में ये होता है कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है ना, लगभग चांसेस यही है, ठीक है। क्योंकि वहां पर फ्रैक्शनल हमने बोला है तो 0 हमने बोला है, तब यहाँ उस केस में ये चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन कंपोनेंट इज एक्सिस इन अमाउंट। बेटा सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई एक रहेगा और एक किसी अमाउंट में है, तो क्या आप इसका नंबर मुझे बता सकते हो? तो नंबर जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है ना, जो नंबर होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, और नंबर वेल डिफाइंड नहीं है तो देखो अभी हम लोग कुछ बताने वाले हैं, ध्यान से समझना। यहां पर बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है सर 1 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बेटा, एक्सिस में नंबर आपको पता नहीं है तो यही गड़बड़ हो गई हमारे साथ, तो हमें नंबर नहीं पता, लेकिन मिनिमम कितनी हो सकती है इसकी, मिनिमम 1 हो सकती है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं वही बात करता हूं आपसे, आप मुझे बताएंगे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बेटा 1 + 1 = 2। सर ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, आ जाओ। ऑर्डर के लिए मुझे पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, C2H12 H22O11, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में है वाटर, तो H2O मैंने वाटर यहां लिख दिया है। अब इसकी जो पावर है वहां पे कितनी है 1, लेकिन बेटा जब भी ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एक्सिस में कोई चीज आती है, क्योंकि मैंने कहा था ये थ्योरेटिकल नहीं होती भाई, वहां तो देख के हम समझ, लेकिन जब भी एक्सिस में कोई चीज ली जाती है तो उसकी पावर हमारे पास 0,
तो ये कंसेप्ट आपको पता ही नहीं जीरो, तो यहाँ पर आपके पास में जो ऑर्डर आता है रिएक्शन का वो क्या आता है 1। अब इसको सूडो मॉलिक्यूलर क्यों बोला बेटा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन हमें सिर्फ 2 ही पता लगी, तो मॉलिक्यूलरिटी फिक्स नहीं है, सूडो सूडो ऑर्डर बोला सर आपने यहाँ पर बेटा मिनिमम हम भी तो वहां 1 ले सकते थे लेकिन नहीं लिया हमने, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 1 + 1 2 होना चाहिए लेकिन यहाँ हुआ कितना 1। इसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये मस्ट है, आपसे पूछी जा सकती है, 2 नंबर में आपसे पूछी जाएगी, कंफर्म पूछी जाती है, ठीक है। ये आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें और याद करें इसे। इसके 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आएगा तो सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता।